नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मिस वुड है वो लड़कियों की एक टोली है, उसके संग आगे निकल गई और मिडोज जो एक टापू था ना, वहाँ पर पक्की सड़क पर 3-4 फरलांग की एक चढ़ाई थी। लतिका वहाँ पर क्या करती है, हाँफने लग जाती है। तो उसके आगे की जो कहानी है वो पढ़ते हैं। पढ़ो, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस कहानी में, देखिएगा आप लोग। तो डॉक्टर मुखर्जी जो सबसे पीछे आ रहे थे, डॉक्टर मुखर्जी हैं वो सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंच करके ठिठक गए डॉक्टर मुखर्जी, और डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुका करके एलिजाबेथ यूगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतना परेशान क्यों नजर आ रही हैं। लतिका के पास में पहुंच करके डॉक्टर मुखर्जी ने लतिका से कहा कि आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं, रीजन क्या है। डॉक्टर की नाटकीय मुद्रा को देख करके लतिका के होठों पर थकी सी एक ढीली सी मुस्कुराहट बिखर आई। यानी लतिका को अच्छा लगा। प्यास के मारे क्या हुआ, गला सूख रहा था और यह चढ़ाई कि खत्म होने नहीं आती, यानी बूढ़े थे दोनों, तो उनकी ये समस्या हो रही थी। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकती हुई थर्मस उतार करके लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफ़ी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। यानी आपकी जो गला सूखा है, प्यास लगी है, उसके लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बची है, वो आपकी मदद कर सकती है। पिकनिक में आप कहाँ रह गए डॉक्टर, कहीं दिखाई नहीं दिए। अब कहता है डॉक्टर कि दोपहर तक तो मैं सोता रहा मिस वुड के संग। यहाँ पर कहने का मतलब कुछ अलग है, देखिएगा। मेरा मतलब है कि मिस वुड मेरे पास में बैठी थी और मुझे लगता था कि मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। कोई भी मजाक करते हुए डॉक्टर अपनी मूछों के कोनों को दबाने लग जाते हैं वो दोनों। क्या कहती है, लतिका ने थर्मस से कॉफी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी में के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कम वक्त इस नींद के कारण अधूरे रह जाते हैं। यानी नींद के कारण क्या हो जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। और इस दौरान क्या होता है, जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो उनसे पीछे मिडोज और मोटर रोड के संग चढ़ती हुई चीड़ और बांस के वृक्षों की कतार सांझ के घेरते अंधेर में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर को नीचे झुका लिया, और इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों की गिरजे का क्रॉस कहीं उलझ पड़ा था। उनके नीचे पहाड़ी की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे। यानी वो खेत हैं वो गिलहरी से लग रहे थे, मोटर भाग रही थी जो किसी की टोह में स्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर मिस्टर हर्बर्ट हैं, वो पिकनिक पर नहीं आए। लतिका पूछती है कि डॉक्टर मिस्टर हर्बर्ट हैं, वो पिकनिक पर क्यों नहीं आए। डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जला करके लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उसे मना किया था। किस लिए। अंधेरे में पैर के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता है, डॉक्टर मुखर्जी धीरे से खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे ये संदेह हो रहा था, डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं, मुझे ये संदेह था कि हर्बर्ट की जो छाती है उसमें दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसे, जैसे उन्हें अपनी गंभीरता अरुचि लग रही थी। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। यह है मेरा महज एक शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु फिर भी यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरा करा लें, और इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। यानी फेफड़े का एक्सरा करा लेंगे तो कोई भ्रम तो नहीं होगा। आपने मिस्टर हर्बर्ट से किसके बारे में कुछ कहा, यानी इसके बारे में कुछ बताया कि नहीं बताया कि आपके फेफड़े में प्रॉब्लम है। डॉक्टर को लगा, डॉक्टर ने कहा कि अभी तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। हर्बर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कभी साहस नहीं हो पाता, यानी वो चिंतित हो जाता है, बेवजह बीमार हो जाएगा। डॉक्टर को ऐसा लगा जिसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी थी। डॉक्टर लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। लतिका ऐसी डरी हुई थी। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई। डॉक्टर, क्या मिस्टर हर्बर्ट। डॉक्टर ने अपनी टार्च की मंधिम रोशनी लतिका पर उठा दी और उन्होंने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। लतिका को चिंता हुई, ठीक है, हर्बर्ट की। वह रह रह करके पत्ते सी वह रह रह करके पत्ते की तरह कांप रही थी। लतिका, मिस लतिका क्या बात है।
आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे मुझे कुछ याद आ गया था, यानी मुझे कुछ याद आ गया था, इसलिए मैं वहां पर रुक गई थी। झूठ बोलती है लतिका। वे फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक पेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठा करके पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया कि हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, यानी जो पक्षी हैं वो कुछ समय के लिए पहाड़ी इलाके में आते हैं, यहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे, यानी बर्फ पड़ेगी तो वो दूसरी जगह चले जाएंगे। क्या वे सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हर्बर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे, यानी हम कहाँ जा सकते हैं? पक्षी तो उड़ करके दूर देशों में चले जाते हैं। किंतु इसका कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ उस अंधेरे में मिडोज के झरने का मोतोला स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता है। लतिका हड़बड़ा करके चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुके हुए डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहे थे। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचने तक बिजली चमकने लगी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते कि हवा के थपेड़ों से धकेल दिए जाते हैं। दूसरे दिन मतलब सुबह बस पकड़नी है, इसलिए डिनर के बाद में लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई, उस समय कुमाऊं रेजिमेंट सेंट्रल का बिजुल बज रहा था और उसके कमरे में कमरुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुना रहा था और लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका इन्हीं कपड़ों में तकिए को दोबारा करके लेट गई, यानी दोहरा कर लेती है ना, वैसे लेट गई और कमरुद्दीन से उड़ती हुई निगाहों से लतिका को देखा। फिर अपने काम में वो जुट जाता है। कमरुद्दीन, पिकनिक कैसी रही मेम साहब? कमरुद्दीन पूछता है। तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपकी जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ में झपकने लगी, यानी परेशान हो गई, थकी थी, बूढ़ी औरत थी तो सो गई। मैं चलाता तो हर्बर्ट साहब की तमीरदारी कौन करता? तामीरदारी यानी उनकी सेवा चाकरी। दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए। कमरुद्दीन के कंधे पर लटकते हुए मेले कुचेले तौलिए को उतारा और लैंप के शीशों की गर्द वो पहुंचने लग गया। लतिका की अनमुदी आंख खुल गई, यानी अचानक लतिका को याद आ गया, क्या हर्बर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? कि हर्बर्ट साहब नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहाँ गए हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था कि वापस आने पर देखता हूँ तो कमरा खाली पड़ा है। कमरुद्दीन कहता है कि हर्बर्ट साहब तो चले गए बाहर। कमरुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से ही उतार लिया। हर्बर्ट इतनी रात कहाँ गए? लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान से वो परेशान प्रश्नों की कुंजी लगा दी। जैसे दिन भर आंख में चोली खेलते हुए उसने अपने कमरे में दैया को छुआ था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले की वह गवाह थी, मुजरिम थी। हर चीज का उसे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं। अब खींचतान खत्म हो गई है। जो अपना है वह बिल्कुल अपना हो गया और जो पराया है उसका दुख नहीं, अपनेपन की कोई फुर्सत भी नहीं है। लतिका ने दीवार की ओर मुंह मोड़ लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा के कांपते पर्दों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने की खिड़कियां के शीशे चमक जाते हैं, दरवाजे चटकने लगते हैं, जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी, बातों से कुछ शब्द, फिर सब शांत हो गया। फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा शीशी का स्वर सुनती रही और कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर के मूक हो गया उसे पता नहीं चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही थी। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता था और फिर सहसा आवाजें धीमी पड़ जाती थी। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले लीजिए। कॉरिडोर से नीचे डॉक्टर मुखर्जी को आवाज आई। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरती है लतिका
और लैंप नीचे किया और सीढ़ियों के सटे जंगले पर हर्बर्ट ने अपना सिर रखा हुआ था। उसकी एक बाहें जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधों पर झूल रही थी। उसे डॉक्टर ने अपने हाथों में पकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप को और नीचे झुका दीजिए। हर्बर्ट डॉक्टर ने हर्बर्ट को सहारा देकर के ऊपर खींचा। हर्बर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया और विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झकझोर कर दिया, यानी थोड़ी सी घूंट मारा है बेचारा बुढ़ापे में। हर्बर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर के नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों में लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप है वो दीवार के सहारे खड़ा हो हो गई। उसका सिर चकराने लगा। इन द बेकमैन ऑफ द सिटी हियर इज द गर्ल हु लव मी। हर्बर्ट हिचकियों के बीच में गुनगुना उठता है। हर्बर्ट प्लीज प्लीज। डॉक्टर को ने हर्बर्ट के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ रखा था कि कहीं गिर न जाए बुढ़ापे में। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिएगा। लतिका ने लैंप उठाया और दीवार पर इन तीनों की छायां डगबगाने लगी, डबडबाने लगती है ना। और इन द बेकमैन ऑफ द सिटी हियर इज ए गर्ल हु लव मी। हर्बर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधों पर सिर टिकाए हुए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता हुआ चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? हर्बर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाए कि उसकी फटी हुई आवाज सुनसान अंधेरे के कॉरिडोर की छत पर टकरा करके देर तक हवा में गूंजती रही। डॉक्टर को एकदम हर्बर्ट पर गुस्सा आया। फिर अपने गुस्से पर ही उन्हें खिंच सी आई और उसने हर्बर्ट की पीठ थपथपाने लग गए हैं। डॉक्टर, कुछ बात नहीं है हर्बर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। हर्बर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गाड़ दी। उसमें एक भयभीत बच्चे की सी कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता है। हर्बर्ट अपने कमरे में पहुंच करके डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया था और हर्बर्ट के ने बिना ही किसी विरोध के चुपचाप अपने जूते मोजे उनसे उतरवाने दिए। और जब डॉक्टर हर्बर्ट की टाई उतारने लगे तो हर्बर्ट अपनी कूहनी के सहारे उठा और कुछ देर तक डॉक्टर की आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा और फिर धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। अब क्या होता है, अगर हाथ पकड़ता है तो कि डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? हर्बर्ट को इस बात का डर था। कैसी बात करते हो हर्बर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ा करके धीरे से हर्बर्ट के सिर का सिरा वो तकिए से टिका दिया। गुड नाइट हर्बर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। हर्बर्ट ने करवट बदली। गुड नाइट मिस्टर हर्बर्ट। लतिका का स्वर सी रह गया, किंतु हर्बर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया और करवट बदलते ही उसे नींद आ गई। कॉरिडोर में वापस आकर के मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकहरी हो जाती, उसके पीछे चांदनी बुझती हुई आग के धुएं सी आसपास की न पहाड़ियों में फैल जाती थी। आपको मिस्टर हर्बर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने की में रेलिंग पर झुकी। क्लब की बार में उन्हें देखा था। वो बता रहे कि क्लब के बार में बैठा था। मैं न पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई और उन्हें अभी तक 2 मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वे कॉरिडोर में खड़े रहे थे। डॉक्टर नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ कमरुद्दीन कोई साउथ ऑर्गन की कोई पुरानी फिल्म की धुन गुनगुना रहा था। आज दिन भर बादल छाए रहे लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कौन? डॉक्टर और लतिका। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन के से झिंगुरों का अनवरत शोर चारों ओर फैलती हुई निशब्दता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिरियाहट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर कल रात अपने मिस्टर हर्बर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में, वही जो सब लोग जानते हैं, और हर्बर्ट उसे जानना नहीं चाहता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा और वह जड़वत एविचल रेलिंग उसमें झुकी रही थी। वैसे ही हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिर तक उसे चिपके रहते हैं। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए और उनके मुस्कुराहट में सूखा सा विरक्ति का भाव भरा हुआ था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मिस लतिका किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर भूल जाना, हमेशा जोक की तरह चिपके रहना भी बहुत गलत है। डॉक्टर है वो मिस लतिका को कहता है कि किसी चीज को न जानना यदि गलत है और जानबूझकर भी भूल पाना, हमेशा जोक की तरह चिपके रहना भी गलत बात है। ब्रह्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी तो मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी थी, यानी मेरी पत्नी मर गई थी तो जिंदगी बेकार लगी, यानी मेरे
मेरे जीवन की जो गाड़ी का एक पहिया था वो टूट गया था। आज उस बात को अरसा गुजर गया है और जैसे आप देखते हैं कि मैं जी रहा हूँ, उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने से बिल्कुल नहीं हिचकता। यह डॉक्टर लतिका को कह रहा है कि तुम गिरीश नेगी की यादों के पीछे क्यों पड़ी हो, क्यों जिंदा हो, क्यों ना दूसरी शादी कर लो। उसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर लतिका का गला रूंध गया। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, कुछ देर होने के बावजूद ये क्या कुछ है जो हमें चलाए चलता है। हम रुकते हैं तो भी अपने बहाव में वह हमें घसीट ले जाता है। लतिका से आगे कुछ नहीं कहा गया जैसे वह कहना चाह रही थी। यानी लतिका कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उनका गला है वो रूंध जाता है। कह नहीं पा रही, जैसे अंधेरे में कुछ खोसा गया हो जो मिल नहीं पा रहा, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। वो ये गिरीश नेगी के बारे में कह रही है क्योंकि उससे वो प्रेम करती थी। यह तो आपको फादर एडमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उसका पुराना शक्कीपन उभर आया था। अच्छा चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जला करके घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। दोनों ने गुड नाइट किया। डॉक्टर के जाने के बाद लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग पर सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर पे जमा हुआ कोहरा सिरे उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने पुरानी कॉपियों, अखबारों और रद्दी कागजों का ढेर जो लगा दिया था, वे अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के साथ में हवा के झोंकों के साथ में बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा कि जूली के कमरे में प्रकाश की एक पतली सी शहद तीर दरवाजे से बाहर खींच गई। है जो जूली का जो प्रेम पत्र मिला ना, जूली का एक लेटर मिला था लतिका को और वो डांटी थी, पीछे अपने पढ़ा था ना। अब वहां पर वापस कहानी जाएगी। लतिका को कुछ याद आया। वह सांस रोककर जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी, इसीलिए शायद। लतिका ने धीरे से दबे पांव में जूली के पलंग के पास चली गई और जूली को सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वह नीला लिफाफा निकाला जिसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबा करके रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लतिका को भी ऐसा लग रहा था कि गिरीश नेगी से मेरे भी प्रेम पत्र आए थे कभी। तो अगर मुझे मेरा प्रेम नहीं मिला तो मुझे ये भी कोई हक नहीं है कि मैं जूली का प्रेम छीनूं। जब वह बाहर कॉरिडोर में आई तो बारिश की बौछारें तेज से पड़ने लगी और कमरुद्दीन ने अपने साउथ ऑर्गन से एक नई फिल्म की धुन है वो छेड़ दी। इस प्रकार से मित्रों ये परिंदे जो कहानी है वो अपन ने 3 भागों में पढ़ी है, अच्छी तरीके से पढ़ी है। आशा है कि हर एक बात आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने बताए हैं। और पिछले भाग अगर पढ़ने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको तीनों भागों के, और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।